सब लोग अरबाज साहब के घर में जमा थे क्योंकि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस घर आ चुके थे। शहबाज साहब, निगहत बेगम, सारा और जवाद सभी मौजूद थी और खुशगपियाँ चल रही थी। वो भी खुद को कंफ्यूज करते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मेहमानों के सामने बैठी हुई थी, जबकि जवाद की नज़रें इसी पर जमी हुई थी। आज का दिन बड़ा अच्छा है भाई साहब। एक तो आपके आने की खुशी है, दूसरा आज बड़े दिनों के बाद सूरज ने शक्ल दिखाई है। अब अगर रात खाने में अच्छा सा इख्तिमाम हो जाए तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाने हैं। फिर शहबाज साहब खुश होते हुए बोले तो निगहत बेगम ने इन्हें अजीब से अंदाज में देखा। अभी रात ही तो मेरे भाई ने 5 स्टार बुफे डिनर दिया था, अब आप नहीं आए तो इसमें हमारा क्या कसूर। लेकिन सच पूछे तो अभी तक वो माहौल और वो जायका मुँह में घुला हुआ है। निगहत बेगम अपनी आदत से बाज आने वालों में से नहीं थी, इसलिए अपने चहेते भाई का जिक्र करते हुए जताना मुनासिब समझा। मेरा भाई हॉस्पिटल में था, भूख मेरी वैसे ही मरी हुई थी और तुम हो के जायका गुलाए बैठी हो। अब भाई साहब घर आ गए हैं तो मैं ज़रा खुल कर खाऊँगा। अरबाज साहब को देखते हुए बोले तो वो भी इसकी इस जसारत पर हैरान रह गए, जबकि निगहत बेगम बैठी बस मुँह ही मुँह में बिड़बिड़ा कर रह गई। हाँ हाँ क्यों नहीं, जो मेरे भाई का दिल हो वही बनेगा, आज हम सब मिलकर गाएंगे। अरबाज साहब मज़े से बोले तो आसमा बेगम इन्हें घूर कर रह गई। आप नहीं, हम सब गाएंगे। अभी आपको डॉक्टर ने सिर्फ ऑलिव ऑयल में पका हुआ खाना और वो भी बगैर मिसालों का खाने की इजाज़त दी है। आसमा बेगम ने इन्हें लिताड़ा तो वो खामोशी से सर झुका गए। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो इनकी बातों को सुनकर मुस्कुरा रही थी जब जवाद इसके पास चला आया और धीमी सरगोशी करते हुए बोला, हाँ बोलो। वो जवाद को इतना पास देखकर चौंकते हुए बोले, यहाँ नहीं, ऊपर चलते हैं। जवाद अपनी बात ख़त्म करते हुए इसे मुंतज़िर नज़रों से देखने लगा तो मजबूरन इसे भी उठना पड़ा। देखो, मैंने तुम्हें जो कुछ भी बोला मैं इसके लिए सॉरी बोलता हूँ यार, मैं हूँ ही ऐसा। मुझे बोलते हुए समझ नहीं आती और जब बाद में सोचता हूँ तो फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं ज़्यादती कर गया हूँ। वो इसके साथ ऊपर चली आई थी और अपने कमरे के बाहर लॉन में खुलने वाली बालकोनी में खड़ी हुई थी जब वो अचानक से इसका हाथ थामते हुए बोला, लेकिन इसने कोई जवाब देना मुनासिब न समझा क्योंकि वो सुल्तान की हिदायत के मुताबिक वेट एंड सी पर यकीन रखे हुए थी। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों को ये एक शाम साथ में स्पेंड करें, एक दूसरे को अच्छे से समझ भी जाएंगे और तुम्हें जो मेरी क्लास से मसला है वो भी दूर हो जाएगा। जवाद इसका हाथ मसलते हुए बोला तो इसने फ़ौरन से अपना हाथ खींच लिया। मैं ऐसे बाहर नहीं निकलती, ना ही मुझे घर से परमिशन है यूँ बाहर जाने की। वो जवाद की जानिब देखे बगैर बोली, हमारी शादी होने वाली है यार, अब ऐसा भी क्या होगा, कल को हमने एक हो जाना है तो ये हम दोनों के लिए ही ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को अच्छे से समझ लें। वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, मैंने कहा ना इजाज़त नहीं है। वो भी अपनी बात पर अड़ गई थी। मैं ले लूँगा इजाज़त, ये कोई मसला नहीं, तुम बस जाने वाली बनो। जवाद की पेशानी शिकन आलूद होने शुरू हो गई थी। इजाज़त ले लो, मुझे कोई इशू नहीं। वो एक सर्द आ भरते हुए बोली और वापस जाने के लिए पलटी। कुछ देर तो रुक जाओ, मैं खुद चल कर तुम्हें मिलने के लिए आया हूँ। जवाद अचानक इसका बाजू थाम गया था, नाचार इसे फिर से रुकना पड़ा। इजाज़त का कोई मसला नहीं, लेकिन जैसा मैं चाहूँगा मैं वैसा ही तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोगों को कुछ भी कहने का मौका मिले। और माथे पर तेवरी चढ़ाते हुए बोला, क्या मसला होना है लोगों को? यही कि जवाद की मंगेतर है और सोसाइटी के साथ मूव करने के गेटिस नहीं है। वो गर्दन अखड़ाते हुए बोला तो इसने सर झुकाते हुए एक सर्द आग खारिज की। इन दोनों ने चौंकते हुए हुजूम की जानिब देखा तो सामने इन्हें वज़ीर दिफा का चेहरा नजर आया, जो गाड़ी से उतर रहे थे और अचानक चारों जानिब सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। अब तो अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ कैसा खेल खेला जाने वाला है। वो अपनी जगह से उठते हुए सामने गुब्बारे वाले की जानिब चल पड़ा, जिसकी गहरी निगाहें भीड़ भरी जमी हुई थी। वो घूमते हुए गुब्बारे वाले के सामने पहुंचा और नज़रें गुब्बारों पर जमा दी। ए साहब, आगे से हटो ना, मेरे को देखने दो। गुब्बारे वाला इसे हाथ से एक तरफ करते हुए बोला, लेकिन वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। इतनी भी क्या जल्दी है रवि प्रसाद, आज हमारी जिना का जन्मदिन है तो मैंने सोचा कि दोनों मिलकर प्रसाद खाते हैं। वो रवि प्रसाद के साथ ही बैठ गया और इसके गले में बाजू डालते हुए बड़े ही हल्के अंदाज में बोला तो इसे हैरत से देखने लगा कि कौन रवि प्रसाद, क्या बात कर रहे हो साहब, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही। और रवि प्रसाद के चेहरे पर वाज़े बेचैनी महसूस कर सकता था, जो इसकी बात सुनकर गड़बड़ा गया। इतनी दूर आए अफगानिस्तान से यहाँ अरिंदव दाखिल हुए। गुब्बारे वाले का बेस बदला, लेकिन ज़ुबान से मार खा गए मेरे दोस्त। अब कोई बम्बई से यहाँ निगर फोर्ट में गुब्बारे बेचने तो नहीं आएगा ना? वो मज़े से बोला और रवि प्रसाद को मज़ीद अपने साथ लगा लिया। यहाँ चारों जाने मेरे बंदे बच्चों, ज़रा भी हिला तो इतने सुराख हो जाएंगे कि तेरी अर्थी भी पैक करवा कर उठवानी पड़ेगी। वो रवि प्रसाद के कान में सरगोशी करते हुए बोला तो वो थूक निकल कर रह गया। उठो और हमारे साथ चलो वरना काम ख़राब। वो इसे बाजू से पकड़ कर उठाते हुए एक तरफ को चल दिया जहाँ इन दोनों ने अपनी गाड़ी पार्क की हुई थी। मैं तो कहता हूँ इसे यहीं टपका कर किस्सा ही पार्क कर देते हैं, कहाँ इसे उठाए फिरते रहेंगे। ब्रावो 1 रवि प्रसाद की बाएं जानिब चलते हुए बोला तो इसने इसे मुस्कुराते हुए देखा। नहीं मेरे दोस्त,
इसकी तो अभी इसके बेस्ट फ्रेंड बलराज ठाकर से मुलाकात करवानी है। आखिर इसे भी तो बेचैनी लगी हुई थी कि इसका दोस्त दुनिया की भीड़ में कहीं खो गया है। वो हंसते हुए बोला तो ब्रावो 1 भी इसकी हंसी में शामिल हो गया। बाहर खड़ी गाड़ी तक इत्तला पहुँच चुकी थी और दोनों यूनिट एक्टिव हो गए थे। जैसे ही वो लोग गाड़ी के नज़दीक पहुँचे, इसमें इसके टीम मेंबर्स बरामद हुए और रवि प्रसाद को बाजू से पकड़ते हुए गाड़ी में धकेल दिया। दूसरी गाड़ी ब्रावो 1 ने संभाली, जबकि अपनी गाड़ी में वो रवि प्रसाद को लेकर रवाना हो गया। बड़ी भूल कर रहे हो बाबू, पछताओगे। इसे पिछली सीट से रवि प्रसाद की बदली हुई आवाज़ सुनाई दी। यही दावा बलराज ठाकर ने भी किया था। देखो मैं कैसे आसेब बना इसके सर पर पहुंचकर इस पर चढ़ गया। वो मुस्कुराते हुए बोला और जेब से सिगार की डिब्बी निकालते हुए इसमें से एक सिगार निकाला। तुम क्या समझते हो कि मुझे यहाँ से लेकर बासानी निकल जाओगे और मेरे आदमी तुम्हें जाने देंगे? रवि प्रसाद के चेहरे पर एक मुतमईन मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। चलो थोड़ी अड़फंस भी हो जाए, लेकिन मुझे मेरे सारे टीममेट्स शिकरा कहते हैं। एक बार जो मैंने अपना शिकार उतार लिया तो फिर मैं इसका पीछा नहीं छोड़ता। वो सिगार उल्टा करते हुए इसे डिब्बे पर मारने लगा। देख लेते हैं बाबू, हम भी छोटे मोटे शिकारबाज हैं, रवि प्रसाद मुस्कुराते हुए बोला और सर झुका गया। फोर्ड पीछे रह गया था और वो लोग पहाड़ी के दरमियान काफिले की सूरत में सफ़र कर रहे थे। अभी उन्होंने बमुश्किल 10-12 किलोमीटर का सफ़र ही तय किया होगा कि अचानक ही कहीं से गोली उड़ती हुई आई और गाड़ी के विंड स्क्रीन से टकरा कर इसमें फंस गई, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ थीं। ब्रावो 3, हम पर हमला हुआ है, इसने फ़ौरन ही माउथ पीस में चिल्ला कर कहा और साथ ही अपनी पोजीशन बताने लगा। मैं ड्रोन को तुम्हारी लोकेशन पर मूव कर रहा हूँ, हम चेक करते हैं, तुम लोगों ने बस रुकना नहीं है। इसे ब्रावो 3 की परेशान आवाज़ सुनाई दी। जल्दी कर बड़ी, कहीं चेक करने में हमारा चेकअप ना कंप्लीट हो जाए। वो दूर पहाड़ों पर नज़र जमाते हुए बोला। कुछ भी कर लो, यहाँ से निकलना तुम्हारे पास की बात नहीं है, ये मेरे पिछले 5 सालों की मेहनत है बाबू। रवि प्रसाद कमीनगी से मुस्कुराते हुए बोला तो इसने सर को मोड़ते हुए इसकी जानिब देखा, जो इसे चैलेंज देने वाले अंदाज में देख रहा था। बाय गॉड मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट गेम है। वो लाइटर से सिगार सुलगाते हुए बोला और नज़रें सामने की जानिब फेर ली। अभी वो हालात का जायज़ा ही ले रहा था कि पहले इसकी गाड़ी के दाएं जानिब ज़मीन में धनसी माइन का धमाका हुआ और फिर थोड़ा आगे जाकर बाएं जानिब। चूँकि इनकी गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ थी, इसलिए इस सदमे को झेल गईं, वरना कोई आम गाड़ी होती तो इसके परखचे बिखर जाना आम सी बात थी। ये तुम -1 फार्मूला खेल रहे हैं और रवि, ये तो तुझे ही टपकाना चाह रहे हैं ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। वो कहका लगा कर बोला तो रवि प्रसाद परेशानी के आलम में शीशे से बाहर देखने लगा। हमने ट्रेस कर लिया है, स्नाइपर ऊपर पहाड़ पर मौजूद है और एक से ज़्यादा हैं। इसी एयरपीस में ब्रावो 3 की आवाज़ सुनाई दी। और भाई उन्होंने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है काइट डे मनाने का, इधर बम भी फूट चुके हैं। वो चीख कर बोला और ड्राइवर को गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने का इंदिया दे डाला। एक्सीलेटर पर पैर का दबाव बढ़ा तो लैंड रोवर चिंगारते हुए कच्ची सड़क पर जोर पकड़ गई। अल्फा 1 मुझे यहाँ तो मुझे गैर मुल्की नज़र आ रहे हैं, शायद अफगानी हैं या फिर बिल गेट्स पार्टी के। आई एम नॉट कन्फर्म। ब्रावो 3 के लहजे में बेयकीनी थी। ये साले यहाँ क्या कर रहे हैं? इसका खून खोलना शुरू हो गया। मैंने कहा था ना कि यहाँ से बाहर निकलना तुम्हारे बस की बात नहीं। रवि प्रसाद इसे याद करवाते हुए बोला। देख भाई, वो -1 के फार्मूले पर चल रहे हैं, तुझे टपकाना शायद इनका पहला मिशन है, फिर आएगी हमारी बारी, जो कि थोड़ा मुश्किल काम है। खामोश होकर बैठ और अपनी जान बचाने की फिक्र कर। वो सामने देखते हुए बोला तो रवि प्रसाद को एक मरतबा फिर से चुप लग गई। गाड़ी तेज़ी से आरिंदव की जानिब रवान थी कि इन्हें अचानक ही एक मोड़ मुड़ते हुए ब्रेक लगानी पड़ी और वजह थी सड़क के ऐन दरमियान एक पिकअप गाड़ी का आड़ा तेजा खड़ा होना, जिसकी वजह से रास्ता बंद होकर रह गया था। इसे खामोश पाकर जवाद ने इसे नीचे चलने का कहा। खुद को कंपोज करने की नाकाम कोशिश करने में शायद इसका बना बनाया मूड गारत हो चुका था। इतना तो तुम कर ही सकती हो ना कि शाम मेरे लिए मेरी मर्जी से तैयार हो जाओ। जवाद सीढ़ियाँ उतरते हुए इसे देखकर मिन्नत भरे लहजे में बोला तो वो हैरान ही रह गई। अब ये कौन सा तुम्हारा नया रूप है जवाद? अभी तुम गुस्से से पागल हुए जा रहे थे और अब मिनटों पर उतरे हुए हो। वो जवाद को अजीब से अंदाज में देखते हुए बोली तो अपने सर पर हाथ फेर कर रह गया। मैं क्या करूं यार, जब तुम मेरी बात को टालती हो तो मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सारी बातें माना करो, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगा। जवाद इसे मोहब्बत भरे अंदाज में देखते हुए बोला और इसका हाथ थाम कर नीचे लाउंज में चला आया। निगहत बेगम ने ख़ास तौर पर इन दोनों को यूं एक साथ आते हुए देखकर तो मस्कराना अंदाज में मुस्कुराना अपना फ़र्ज समझा। ताया जी, मैं चाहता हूँ कि इनाया मेरे साथ न्यू ईयर पार्टी में शिरकत के लिए जाए, लेकिन यह आपसे बहुत डरती है और कहती है कि आप इसे इजाज़त नहीं देंगे। तो मैं यहाँ आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ इसे मेरे साथ जाने की इजाज़त दे दीजिए। वह बड़ी महफिल में मुँह फाड़ कर बोला तो सब लोग चौंकते हुए इसकी जानिब मुतवज्जा हो गए। हाँ बेटा, क्यों नहीं, मेरी तरफ से इजाज़त है। अरबाज साहब आसमा बेगम की जानिब देखते हुए गड़बड़ा गए। देखा, तुम कहती थी कि इजाज़त नहीं मिलेगी, तो लो मैंने ले ली।
जवाद इसे देखकर तंजिया अंदाज में मुस्कुराया तो वो सर उठाकर आसमा बेगम को देखने लगी, जो आंखें मीचते हुए अपना सर झुका गई थी। बहुत भूख लगी है ताई, आज कहीं भूखा ही भेजने का इरादा तो नहीं? जवाद आसमा बेगम की तरफ देखते हुए बोला तो उठकर किचन की जानिब चल पड़ी, जबकि निकहत बेगम भी पहली मर्तबा इनके साथ ही उठ गई। अब देखना ये न्यू ईयर नाइट हम दोनों की बेस्ट नाइट होगी, तुम देखना कि मैं तुम्हें कैसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। जवाद इसके साथ ही बैठते हुए बोला और इसकी आंखों में देखने लगा। देखते हैं। वो बस इतना ही बोल पाई और दिल में दुआ करने लगी कि काश कोई ऐसा बहाना मिल जाए जिसकी वजह से इसे जवाद के साथ जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अभी वो कोई जवाब देती कि अरबाज साहब ने चौंकते हुए टीवी की आवाज़ खोली, जिसमें न्यूज़ कास्टर चीख चीख कर बता रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा के शहर चतराल में वाक़ई निगर फोर्ट पर दहशतगर्दी की कार्रवाई नाकाम बना दी गई। कानून नाफिज करने वाले इदारे ने इलाके को घेरे में लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी हैं और वज़ीर दिफा को एमरजेंसी में वाहन से हटा दिया गया। क्या दौर चल रहा है यार, 25 दिसंबर को तो शर्म कर लेंगे लोग। अरबाज साहब अफसोस भरे लहजे में बोले और टीवी की आवाज़ दोबारा से बंद कर दी। इन्हें अचानक ही रुकना पड़ा था और जैसे ही वो लोग रुके, सामने खड़ी गाड़ी के पीछे से नकाबपोश बरामद हुए और इनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इनकी गाड़ियाँ ऐसी सख्तियाँ झेलने के लिए बनी हैं। देख ले प्रसाद, मैंने ठीक ही बोला था। वो फिर से मुड़ते हुए बोला और सिगार दांतों में दबाते हुए ड्राइवर को देखने लगा। ओ भाई, शीशा टूटने का इंतज़ार कर रहा है क्या? निकल चल इन्हें रगड़ता हुआ, वरना इन्होंने हम पर चढ़ दौड़ना है। और ड्राइवर का कांधा हिलाते हुए बोला तो इसने एक मरतबा फिर से रेस पर दबाव बढ़ाया। गाड़ी किसी बेलगाम घोड़े की तरह उछली और बरक रफ्तारी से सामने खड़ी गाड़ी से जा टकराई। एक धमाका सा हुआ और इनकी गाड़ी सामने मौजूद गाड़ियों को घसीटती हुई थोड़ा आगे बढ़ी और फिर एक तरफ को कट मारते हुए मेन सड़क पर दोबारा आ गई। पीछे मौजूद दहशतगर्दों की गुमान में भी इनका ये इकदाम नहीं था, इसलिए वो बदहवास हो गए। अगला मोड़ मुड़ते ही गाड़ी रोकना, मुझे नीचे उतार देना। और ड्राइवर को हिदायत जारी करते हुए बोला, सर लेकिन हमारे पीछे हमारी दूसरी गाड़ी भी आ रही है। ड्राइवर बेचैनी से बोला, ब्रावो 1 अगले मोड़ पर तुमने उतरना है, मैं वहीं मौजूद होऊंगा। वो वायरलेस में हिदायत जारी करते हुए बोला और जैसे ही मोड़ आया इसने फ़ौरन गाड़ी की रफ्तार कम करवाते हुए बाहर की जानिब छलांग लगा दी। थोड़ी देर गुजरी होगी कि दूसरी लैंड रोवर भी पहुंच गई। इसमें से ब्रावो 1 भी बाहर कूद पड़ा। दोनों गाड़ियां तेज़ी से आगे निकल गईं। क्या प्लान है ब्रो? ब्रावो 1 इसे देखते हुए बोला। इंतज़ार, जैसे ही वो लोग यहाँ से गुजरेंगे बस हमने फायर खोलना है, वो मसरूफ़ से लहजे में बोला। और फिर थोड़ी देर में ही वही डबल कैबिन पिकअप तेज़ी से मोड़ मोड़ते हुए इन तक आ पहुँची। लेकिन जितनी देर में वो लोग समझते, इनकी बंदूकों से निकलने वाली गोलियों ने गाड़ी और इसमें बैठे हुए नफूस के परखचे उड़ा कर रख दिए। गाड़ी डगमगाती हुई पहले सड़क से उतरी और फिर दरियाए कन्हार में जा गिरी। खस कम जहाँ पाक। वो दोनों सड़क किनारे खड़े नीचे पानी में गिरती हुई गाड़ी को देखकर बोले, क्या पोजीशन है अल्फा 2? इसने गाड़ी में मौजूद ड्राइवर से दरियाफ्त किया। सर हम अंडर अटैक आ गए हैं, कवर चाहिए। इसे अल्फा 2 की परेशान सी आवाज़ सुनाई दी। ब्रावो 3, क्या फिर से तो चिप्स और टाफियों के दरमियान फंसा हुआ है? वो चिल्लाए हुए लहजे में बोला। सर मैं ड्रोन पर हूँ, जहाँ आप अभी मौजूद हैं स्नाइपर वहाँ ऊपर पहाड़ी पर मौजूद हैं और वहीं से हमारी गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। इसे ब्रावो 3 की मस्कीन सी आवाज़ सुनाई दी। ओके मैं कुछ करता हूँ। इसने ब्रावो 3 को तसल्ली देते हुए ब्रावो 1 को इशारा किया तो इसकी बात का मतन समझते हुए एक तरफ बनी पगडंडी से पहाड़ की जानिब बढ़ गया। वो खुद भी दूसरे रास्ते से होते हुए पहाड़ पर चढ़ने लगा। कुछ ही वक्त लगा था इसे ऊपर पहुंचने में और इसने ताड़ लिया था कि ब्रावो 1 स्नाइपर की नज़रों में आ चुका है और इसलिए अब गोलियों का रुख इसकी जानिब हो चुका है। अल्फा 2 तुम लोग फ़िलहाल महफूज हो, फ़ौरन निकलने की करो। मैं यहाँ का बंदोबस्त करते हुए तुम्हें रेंडीजेस पॉइंट पर मिलूँगा। वह अल्फा 2 को तंबीह करते हुए अपनी रफ्तार में तेज़ी पैदा कर गया। ये तो शुक्र की बात थी कि हमलावर अभी तक इसकी मौजूदगी से अक्सर बेखबर थे। एक महफूज जगह देखते हुए वो फ़ौरन लेट गया और प्रोन पोजीशन, वो पोजीशन जिसमें आप लेट कर निशाना बांधते हैं, इसमें आते ही इसने अपनी गन को सिंगल शॉट पर सेट किया। स्कोप में देखते हुए इसने टारगेट तलाश करना शुरू कर दिया और जल्दी इसकी तेज़ नज़रों ने एक हमलावर को ताड़ लिया। वो एक पत्थर की ओट में बैठा ताक ताक कर निशाने लगा रहा था। इसने मुस्कुराते हुए गन को पत्थर पर जमाया, सांस अंदर खींच कर रोकी और एक आंख बंद करते हुए सारी बसारत स्कोप पर फोकस कर दी। चूँकि हवा मशरिक से मगरिब की जानिब चल रही थी और इसके पास हवा नापने का वक़्त बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए इसने अंदाज़ा लगाते हुए हमलावर के सर पर छोड़े बाएं जानिब डिफ्लेक्शन लगाई और फायर दाग दिया। कोई याद फलांग का फासला होगा, लेकिन इसकी हिकमत अमली कारगर साबित हुई। हमलावर के सर से खून का छींटा उड़ता हुआ इसे साफ नज़र आया और वह वहीं ढह गया। इसने फ़ौरन ही दूसरे टारगेट की तलाश में गन को घुमाना शुरू किया और वो भी इसकी नज़रों में आ गया। वो फ़ौरन ही गन को सेट करने लगा था कि ब्रावो 1 इसके निशाने पर आ गया और वो अभी फायर करने वाला था कि इसने बगैर निशाना लगाए इसकी जानिब फायर झोंक डाला
ये इसलिए किया गया क्योंकि इसके पास वक्त बिल्कुल भी नहीं था और अगर वो थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो ये हमला ब्रावो 1 के लिए ख़तरनाक साबित होना था। ब्रावो 1 अंधाधुंध मत भागो, अभी अगर मैं ना होता तो तुम्हारा दी एंड हो जाना था। अब तुम्हारी वजह से मैं भी इनकी नज़रों में आ गया हूँ। वो चिढ़ते हुए बोला तो ब्रावो 1 जहाँ था वहीं बैठ गया। वो थोड़ी देर वहीं बैठा रहा और फिर एहतियात से उठते हुए ब्रावो 1 की जानिब बढ़ गया। सर, फिर हम अंडर अटैक आ गए हैं, गाड़ी के नीचे ब्लास्ट हुआ है और हमारी गाड़ी उलट चुकी है। इसे अल्फा 2 की कराहती हुई आवाज़ सुनाई दी तो इसके औसान ख़ता हो गए। सर, इनकी गाड़ी यहाँ पहुँच चुकी है। इसे बस यही आवाज़ एयरपीस से सुनाई दी और फिर राब्ता मुनक़ता हो गया। वो तीर किसी तेज़ी से पहाड़ की चोटी की जानिब भागा और ब्रावो 1 ने भी इसकी तकलीफ चाही। जैसे ही वो ऊपर टॉप पर पहुंचा, सामने ही नीचे की जानिब इसे अगली लैंड रोवर उल्टी हुई नजर आई और कुछ लोग जो कि यकीनन दहशतगर्द ही थे इसके दरवाजे से ज़ोर आजमाई करते हुए नजर आए और फिर एक धमाके से उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा उड़ा दिया। शायद कोई हल्की नौयत का बम इस्तेमाल किया गया था। इसकी नज़रों के सामने ही उन्होंने रवि प्रसाद को खींचते हुए गाड़ी से बाहर निकाला और इसे पास खड़ी अपनी गाड़ी में मुंतकिल करने लगे। बाकी के अफराद जो यकीनन इसकी टीम का खात्मा कर चुके थे, उन्होंने फायरिंग पोजीशन ले ली थी। इसे कुछ और समझ न आई तो अपनी गन को ब्रेस्ट मोड पर सेट करते हुए इसने अपनी ही गाड़ी की जानिब फायर खोल दिया। फिजा तड़ तड़ की आवाज़ से गूंज उठी और दहशतगर्द अपनी कार्रवाई मुअत्तल करते हुए अपनी गाड़ी की जानिब दौड़ पड़े। जब तक वो ब्रावो 1 के साथ नीचे पहुंचा, वो लोग रवि प्रसाद को लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो चुके थे। निकल गया साला, लगता है अब मुश्किल से ही हाथ आना है इसने। ब्रावो 1 इसके पास पहुंचते हुए अफसोस भरे लहजे में बोला, मैं शिकरा हूँ जनाब, इतनी आसानी से हाथ आया माल जाने नहीं दे सकता। वो अजीब से लहजे में बोला और एक जानिब चल पड़ा। क्या करना चाह रहे हो तुम? इसे एक जानिब बढ़ता देखकर ब्रावो 1 ने इसे बाजू से पकड़ते हुए रोकना चाहा। नहीं छोड़ूंगा इसे, वो अपने हवास में नहीं था। गाड़ी में बैठो, हम इनके पीछे जाते हैं। ब्रावो 1 ने इसे रोकना चाहा तो वो पास खड़ी दूसरी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। क्या इरादे हैं? ब्रावो 1 के लहजे में परेशानी वाज़ेह थी। घसीट कर लाऊंगा इसे वापस, ये मेरा तुमसे वादा है, वो चट्टानी लहजे में बोला और एक जगह गाड़ी रुकवा दी जहाँ दरिया का पार थोड़ा कम था। अब क्या हुआ है? ब्रावो 1 शायद समझ चुका था कि वो क्या करना चाहता है। तुम लोग आरिंदब पहुँचो, मैं तुम्हें वहीं मिल जाऊँगा। वो ब्रावो 1 को तलकीन करते हुए नीचे उतर गया और दरिया की जानिब बढ़ गया। ब्रावो 1 ने एक सर्द आग भरते हुए गाड़ी आगे की जानिब बढ़ा दी। किसी दूसरे मुल्क की हदूद में दाखिल होकर वहाँ से शिकार को उचक ले जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन ब्रावो 1 समझ चुका था कि इसके सिवा अब कोई चारा बाकी नहीं रहा।